नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे समाज शास्त्र के अंतर्गत जो राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस में, उस सिलेबस के पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शहरी अध्ययन से संबंधित है, अर्बन स्टडीज से संबंधित है, जिसका नाम है बीएस डिसूजा साहब। तो बीएस डिसूजा साहब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनकी रचनाओं को जानने का प्रयास करेंगे और शहरी अध्ययन के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है और शहरी अध्ययन के संदर्भ में स्लम एरिया का, गंदी बस्तियों का अध्ययन करते हुए इन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। डिसूजा साहब के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, यहाँ तक कि इंटरनेट पर ऐसी कोई फोटो तक नहीं है जिसे हम आपको दिखा सकें। तो पूरे गूगल में छानने के बाद भी ऐसी कोई फोटो हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है। ठीक है। तो यही कारण है कि इस प्रकार के टॉपिक्स में पढ़ते समय बड़ी समस्या आती है कि क्या पढ़ा जाए। जब इंफॉर्मेशन ही बहुत लिमिटेड और बहुत सीमित हो, तो फिर आपको इनके शोध पत्र को समझना पड़ता है। जो जर्नल्स में शोध पत्र पब्लिश होते हैं इनके विषय पर या इनके द्वारा जो किए गए थे, उस पर आपको ज्यादा गहन अध्ययन करना होता है। ऐसे में काम आते हैं इग्नू के नोट्स, ऐसे में काम आते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, जहाँ पे आप गहनता से समझना होता है, जहाँ पे इस प्रकार के टॉपिक्स को विशेष रूप से शामिल किया गया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बीएस डिसूजा साहब के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? विलियम स्टैनली डिसूजा, यानी बीएस डिसूजा साहब है। ठीक है। जन्म कब हुआ? 1923 में इनका जन्म हुआ था। 1985-86 में ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। 1951-52 में बनी थी सोसाइटी बीएस घुरिये के द्वारा। ठीक है, जीएस घुरिये साहब ने बनाई थी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे 1985 से लेकर 1987 तक। तो ये उनकी उपलब्धियों में काउंट किया जाएगा। यही कारण है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बीएस डिसूजा साहब, ठीक है, किस दौरान इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे। तो 85 से लेकर 87 तक इस पद पर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, इनकी जो एजुकेशन रही वो खासकर बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से रही है। इसमें नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, TISS। ये भारत में आज भी जाना माना संस्थान है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र से एक उन्नत संस्थान माना जाता है। और संभवतः यह माना जाता है कि इस संस्थान से जुड़े रहे, संभवतः इसलिए क्योंकि बहुत कम किताबों में, बहुत कम जगहों पर इनका परिचय है। ठीक है। इसके अलावा 2005-6 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है। डिसूजा साहब जुड़े रहे शहरीकरण, जाति व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, विकास जैसे मुद्दों से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। इसके अलावा पंजाब विश्वविद्यालय में, जो चंडीगढ़ में है, पंजाब विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के प्रमुख भी रहे। कौन? आपके डिसूजा साहब। तो कौन से विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं डिसूजा साहब? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका वैचारिक योगदान देखें तो पहला योगदान तो यही है, इन्होंने जो भारत में शहरी समाजशास्त्र है, अर्बन सोशियोलॉजी है, इस विषय में अध्ययन करते हुए कहा कि भारत में शहरी समाजशास्त्र का जो अध्ययन हो रहा है, इसकी वैज्ञानिकता, कठोर और पद्धतिगत अनुशासन की कमी है। यानी केवल खोखला अध्ययन कर रहे हैं हम भारत के शहरों का। ठीक है। भारत में अर्बन अर्बन सोशियोलॉजी के नाम पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें वैज्ञानिकता की कठोरता है। हम भावनात्मक मुद्दों से नहीं देख रहे हैं, हम पश्चिमी दृष्टिकोण से, पश्चिम के नजरिए से, पश्चिमी चश्मे से, पश्चिमी सिद्धांतों की आड़ में भारत के शहरीकरण को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी आलोचना करी है डिसूजा साहब ने। ठीक है। उनका कहना यह है कि भारत में जो शहरीकरण हुआ है वो जातिगत व्यवस्था पर आधारित है। इससे आप पश्चिमी मॉडल से मत समझिए कि शहरों का विकास कैसा हुआ है, स्मार्ट सिटी कैसा है, हाईवे कैसा है, ठीक है, क्लास स्ट्रक्चर कैसे बना है। नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज में थी और आपको लगता है कि शहरी समाजों में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, क्लास स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, वर्गीय संरचना आ गई है, तो फिर आपका अध्ययन खोखला है। क्योंकि भारत में शहरीकरण तो हुआ है, लेकिन आज भी भारत में जाति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी आज भी भारत में शहरी समाजों में और शहरी समाज, अर्बन सोसाइटी आज भी जातिगत भेदभाव से भरी हुई है। ये अपने अध्ययन में इन्होंने पाया। इसलिए इन्होंने कहा कि भारत के शहरीकरण को हमें पश्चिमी मॉडल से अलग मानकर देखना होगा। हमें शहरों का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन करना होगा। पश्चिमी मॉडल केवल भौतिक सुख सुविधाओं के बेसिस पर अध्ययन करता है, किसका? शहरों का, अर्बन सोशियोलॉजी में। जबकि हमें यह देखना होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर क्या बदलाव आया है। तो शहरीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि गांव की तुलना में शहरों में सड़कें अच्छी भली हो गई हों, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया हो,
लेकिन आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर अगर अध्ययन किया जाए तो आज भी कहीं ना कहीं भारत में शहरीकरण के बावजूद भी जाति व्यवस्था का पतन नहीं हुआ है, जातिगत बंधन कमजोर नहीं हुए हैं, जातिगत आधार पर पूरा का पूरा शहरी ढांचा आज भी बना हुआ है। ठीक है, यह समझाने का प्रयास किया किसने, डिसूजा साहब ने अपने अध्ययन में। अब इनकी बात करें इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की, तो सबसे फेमस रचना इनकी है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया। ठीक है, अब ये किताब याद रखिए, सारी किताबें आपको मालूम होनी चाहिए। इन्होंने सबसे जो फेमस किताब इनकी है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया, इस किताब में इन्होंने ये बताया कि शहरीकरण को पश्चिमी देशों की तरह मत देखिए भारत में जो शहरीकरण है, क्योंकि भारत में जाति शहरी जीवन में आज भी प्रभावित कर रही है। और ये स्टेटमेंट भी है, ये इनकी किताब का विषय वस्तु भी है, दोनों चीजों से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी फेमस किताब है डेवलपमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, 1990 में लिखी। इस किताब में इन्होंने ये बताया कि विकास की जो भारत में योजनाएं बनती हैं उसमें अक्सर जाति, वर्ग और क्षेत्रीय असमानताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो शहरों की योजनाएं बनाते समय हम ये सोचते ही नहीं है कि हम किस क्लास के लिए, किस वर्ग के लिए, किस जाति विशेष के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए कि अगड़ी जातियों के लिए, इन सब बातों को नजरअंदाज कर कर हम योजनाएं बनाते हैं। इसलिए भारत में जो योजनाएं होती हैं वो सामाजिक न्याय के लिए सोशल जस्टिफाइड नहीं कर पाती समाज में। तो आज आप देखिए जितने ज्यादा शहर डेवलप होते जाते हैं भारत में झुग्गी बस्ती उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो ये कैसा अर्बनाइजेशन है, ये कैसा शहरीकरण है, ये कैसा स्मार्ट सिटी है। यानी शहर जितना आधुनिक होता जा रहा है, जितना फैलता जा रहा है, जितने हाईवे बनते जा रहे हैं, उतनी ही झुग्गी बस्ती भी बनती जा रही है। इसका मतलब आपकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो सही नहीं है। आप कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर, वर्ग आधार पर क्षेत्रीय असमानताओं को समझ नहीं रहे हैं। आप पश्चिम की नकल मारकर बस केवल कंक्रीट का एक जंगल खड़ा करते जा रहे हैं और इसी को आप शहरीकरण कह रहे हैं, ये गलत है। यही समझाने का प्रयास किया डिसूजा साहब ने अपने अध्ययन में। ठीक है, तीसरी बड़ी फेमस किताब है कास्ट इन अर्बन इंडिया। जैसा कि इन्होंने हमेशा से कहा कि भारत में जो शहरीकरण के बावजूद भी जो जाति व्यवस्था है वो कमजोर नहीं हुई है, उसने कहीं ना कहीं शहरों की गतिशीलता अवसरों को भी प्रभावित किया है। यानी जो जातिगत भेदभाव ग्रामीण समाज में पिछड़ी जाति के साथ हो रहा था, वही भेदभाव आज आप देखिए आज भी भारत में शहरों में देखने को मिलता है। कई बार ऐसी स्टडी उभर कर सामने आई जहां पर ये उभर के सामने आया कि आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में, एम्स जैसी संस्थाओं में, मेडिकल कॉलेजों में भी जो बच्चे, ठीक है, पिछड़े वर्ग से आते थे, पिछड़ी जातियों से आते थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्हें आज भी अपने कॉलेजों में, अपने विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। यानी पढ़ लिखने के बावजूद भी, शहरीकरण के बावजूद भी, मॉडर्नाइजेशन होने के बावजूद भी आज भी जाति कहीं ना कहीं गतिशीलता को और अवसर को प्रभावित कर रही है शहरों में। ठीक है, ये कौन सी किताब में बताया, कास्ट इन अर्बन इंडिया। अब ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है कि कास्ट इन अर्बन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसके अलावा, ठीक है, आपके क्रिटिक्स ऑफ इंडियन अर्बन सोशियोलॉजी, इसमें क्या बताया इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कठोरता और अनुशासन, अनुभवजन्य अनुशासन अनुसंधान की भारत में काफी कमी है। यानी हम जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको अपने अध्ययन में शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जर्मनी में जो स्टडी हुई है, टॉपरजोलॉन में जो स्टडी हुई है रॉबर्ट रेडफील्ड की, या शिकागो में जो अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन के बेसिस पर अपने शहरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अनुभवजन्य अनुसंधान की भारी कमी है भारत में। ठीक है, इसे अपनी किताब में समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण किताब लिखी 1962 में, सोशल ग्रेडिंग ऑफ ऑक्यूपेशन इन इंडिया। अब ऐसी किताबों से ही प्रश्न बनते हैं और ऐसी किताबों से ही पेपर गलत होना शुरू हो जाता है। तो सोशल ग्रेडिंग ऑफ ऑक्यूपेशन इन इंडिया किसकी रचना है, वी.एस. डिसूजा साहब की रचना है। 1962 में यह किताब पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने यह बताया कि भारतीय समाज में जो विभिन्न व्यवसाय हैं, याद रखिएगा, उनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया और यह बताया कि भारत में आज भी जो व्यवसाय हैं वो जातिगत और पेशे के आधार पर क्या हुए हैं, आज भी संबंधों को बनाए हुए हैं। यानी भारत में आज भी कुछ देखिए काम ऐसे हैं जो जाति विषय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी जाति के लोग उसमें एंटर करते ही नहीं है, वो काम आज भी जाति विशेष के लोग ही करते आ रहे हैं। यानी शहरीकरण के बावजूद भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बावजूद भी, ठीक है, बिजनेस में, व्यवसायों में डाइवर्सिटी आने के बावजूद भी कुछ विषय ऐसे हैं या कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहां पर आज भी परंपरागत रूप से जातिगत तरीके से ही लोग जुड़े हुए हैं। ये सारी किताबें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि डिसूजा साहब से एक आध भी प्रश्न आता है, एक दो से तीन प्रश्न आने की संभावना है, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें इनका जो हमारा सिलेबस में है अर्बन स्टडीज। हमने डिसूजा साहब के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये देखा क्योंकि किताबों की विषय वस्तु क्या है, कौन कौन सी किताबें रचनाएं लिखी हैं उन्होंने।
अब इनका शहरी अध्ययन की हम बात करें तो इनके शहरी अध्ययन में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने शहरीकरण की जटिलता को समझने के लिए आलोचनात्मक अनुभवजन्य दृष्टिकोण प्रदान किया है, क्योंकि इनका यही तो कहना है कि भारत में जो अनुसंधान करता है अर्बन स्टडीज से जुड़े हुए हैं, उनमें अनुभवजन्य अध्ययन की दृष्टिकोण की कमी है। वो पश्चिमी नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, हमें तो वो देखना है जो हमने एक्सपीरियंस किया है शहरों में। इस दृष्टिकोण से हमें शहरों का अध्ययन करना होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि भारतीय समाज जो शहरी समाजशास्त्र है उसकी कमी उजागर करी और बताया कि भारत में शहरीकरण के नाम पर जो पश्चिमी मॉडल के आधार पर अध्ययन किया जा रहा है वो सरासर गलत है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने डच अर्बनाइजेशन डिसएग्रीड शेड्यूल कास्ट 1977 ये जो अपना शोध पत्र जारी किया, इसमें इन्होंने बताया कि शहरीकरण तेजी से बढ़ती प्रक्रिया है, भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया पश्चिमी समाजों की तरह नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटी की तरह नहीं है, बल्कि ये एक रूपी और आधुनिक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। बल्कि यहाँ पर पंजाब के जिले का अध्ययन करते उन्होंने पूछा, क्या शहरीकरण से जाति समाप्त हो गई है? क्या शहरीकरण से लैंगिक भेदभाव खत्म हो गया है? नहीं हुआ है ना। तो आप पश्चिम के शहरीकरण की तुलना करके बेसिस पर पश्चिम के शहरीकरण के मॉडल पर भारत के शहरीकरण की तुलना आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पश्चिम में शहरों में जातिवाद नहीं है, लैंगिक भेदभाव उतना ज्यादा नहीं है, वहां सभी को बराबरी के अधिकार मिले हुए हैं, आगे बढ़ने के बराबरी के अवसर मिले हैं। तो हमारे यहाँ के शहरीकरण जो है वो एक रूपी नहीं है, सबको बराबरी का मौका नहीं मिल पाया है। सभी लोग आधुनिकतावादी विचार आधुनिकतावादी दृष्टिकोण से सबको बराबरी का मौका नहीं मिल पाया है। तो हमारे यहाँ जो शहरीकरण हो रहा है उसमें ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या शहरीकरण के चलते जाति समाप्त हुई है? क्या जातिगत भेदभाव कम हुआ है? क्या लैंगिक भेदभाव कम हुआ है? क्या महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? इस दृष्टिकोण से शहरों का अध्ययन कीजिए, ना कि पश्चिमी दृष्टिकोण से। ठीक है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया, अभी हमने चर्चा करी थी इस किताब की। ठीक है। जिसमें इन्होंने भारतीय शहरीकरण का पश्चिमी से भिन्न बताया कि हमारा जो शहरीकरण है वो पश्चिम के तुलना में उनके अर्बनाइजेशन से काफी भिन्न है। हमारे यहाँ जाति, धर्म, परंपरा और वर्गों का अभी भी महत्व बना हुआ है शहरों में। तो शहरों में हम लगता है कि हमने पश्चिमी की तरह ग्रामीण समाज से निकलकर शहरी समाज में आ गए हैं, तो अचानक से अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं, हम अपनी परंपराओं से दूर हो गए हैं, अपनी जो मान्यताओं से दूर हो गए हैं। ऐसा नहीं है। शहरीकरण हमारा हुआ है, लेकिन हमारा शहरीकरण पश्चिम के शहरीकरण से अलग है। हमारे शहरीकरण में आज भी धर्म, परंपरा, वर्ग का महत्व बना हुआ है। हमारे शहर आज भी गांवों में वैसी ही की वैसी समाज, जो गांव से सामाजिक संरचना थी उसी को उठाकर शहरों में लेके आ गए हैं। तो हम मॉडर्नाइज नहीं हुए, हमने अपना स्वरूप बदला, लेकिन अपनी जड़ें से दूर नहीं गए। अपनी जो कुरीतियां थी, अपनी रूढ़िवादिताएं थी, उसको हम छोड़ नहीं पाए आज भी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने शहरीकरण को लेकर यह सिद्धांत दिया कि शहरीकरण केवल भौगोलिक बदलाव नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, अच्छी आधारभूत संरचना का निर्माण हो गया, सड़कें बन गई, चौड़ी सड़कें हो गई, गगनचुंबी इमारतें बन गई। नहीं, शहरीकरण को हमें इस रूप में देखना चाहिए कि भारत में जो शहरीकरण हुआ है वो केवल शहरों का बदलाव नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आर्थिक असमानताओं को पुनर्गठन करने की बात थी। तो हमने शहरीकरण तो स्थापित किया, हमने कहीं ना कहीं जगह तो चेंज करी, लेकिन जगह चेंज करने के साथ साथ अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाए। यही कारण है कि शहरीकरण के चलते हमारे यहाँ असमानता और स्थापित हो गई। यानी जो असमानता अभी तक परंपरागत समाजों में, ग्रामीण समाजों में थी, वो हमारे यहाँ शहरों में हमने और गहराई से स्थापित कर दी। ठीक है। आज देखिए हमारे यहाँ का जो शहरीकरण है वो समावेशी नहीं है, असमानताओं से भरा हुआ है। ठीक है। आज अब देखिए पश्चिम में शहरीकरण ने पारंपरिक संबंधों को तेजी से बदला, जो वहां की जो कुरीतियां थी, पश्चिमी समाज में जो बंदिशें थी, उन्हें तेजी से बदला, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में पश्चिमीकरण के होने के बावजूद भी जातिवाद बना हुआ है, भारत में पश्चिमी शहरीकरण होने के बावजूद भी असमानता बनी हुई है। ठीक है। तो फिर शहरीकरण का मतलब क्या रहा? तो हमारे यहाँ शहरीकरण पश्चिम के शहरीकरण से काफी विविध है अपने आप में। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि भारत में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, वंचित वर्ग हैं, वो शहरी सेवाओं में आज भी भेदभाव का सामना कर रहे हैं। तो आप पश्चिमी शहरीकरण से तुलना क्यों कर रहे हैं? वहां तो भेदभाव खत्म हुआ है। वहां जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निगरों के साथ भेदभाव होता था, जो कालो गोरों का भेदभाव था, शहरों ने इस भेदभाव को कम किया था। हमारे यहाँ तो बहुत भेदभाव आज भी बना हुआ है। हमारा तो शहरों में आज भी जाति पूछी जाती है। आज भी हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग जो है, हाशिए पे जुड़ा वर्ग था, वो आज भी हाशिए पे ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। गांव में जो व्यक्ति दलित था, वो शहरों में आके उसका दलित संबंधी जो उसके साथ हीन भावना थी वो अभी जुड़ी हुई है। उसके साथ जो भेदभाव थे वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो शहरों में आ जाने से और रोजगार कर लेने से, अपना पेशा बदल लेने से भी उसे बराबरी के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए हमें अपना शहरीकरण पश्चिम के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि शहरीकरण के अध्ययन के अंतर्गत अपनी अर्बन स्टडीज में ये उभर कर सामने लाया
कि शहरी योजनाएं जो बनती हैं भारत में शहरीकरण के नाम पर, वो आज भी उच्च वर्गों और पूंजीपतियों के हितों के अनुसार बनती हैं। आज भी देखिए किसी इलाके को डेवलपमेंट करना है तो ये देखा जाता है कि इससे मुनाफा कमाने वाले लोगों को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो समाज के हाशिए पर जुड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनती, फ्लाईओवर नहीं बनते हैं, हाईवे की किनारे सड़क नहीं बनती है, बल्कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उच्च वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए हाईवे फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो आधारभूत ढांचा डेवलप किया था शहरों में, वो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग और पूंजीपति वर्गों के हितों से जुड़ा हुआ है। उसमें आम आदमी को कोई फायदा नहीं है, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, जनजाति वर्ग है, और खासकर जो गरीब वर्ग है, उसे कहीं ना कहीं इस विकास से दूर रखा जाता है। ठीक है, शहरी विकास की जो योजनाएं बनती हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि ये केवल समाज के अभिजात वर्ग के लाभ के लिए बनती हैं, उसको नियंत्रित करती हैं, उसी के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आज शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा ये बिल्डर तय करते हैं। एक गरीब आदमी की जरूरतों के हिसाब से शहर का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि अमीरों के हिसाब से शहर का विकास हो रहा है कि अमीर किस इलाके में डेवलपमेंट चाहते हैं। आप देखिए अगर किसी शहर के आसपास कोई नदी का इलाका है, ठीक है, कोई झील है, कोई तालाब है, उसमें कोई आसपास पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ऐसे बड़े बड़े मकान बनेंगे जो करोड़ों के मकान होंगे, जहां गरीब आदमी पहुंच ही नहीं पाएगा। उस पूरी पहाड़ी के आसपास के इलाकों में गरीब आदमी झुग्गियों को हटा दिया जाएगा। अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाए भी तो वहां बना नहीं सकता, इतनी महंगी जमीन कर दी जाएगी। सारी सुख सुविधाएं केवल समाज के उच्च वर्ग के लिए रखी जाएंगी, उस इलाके में उसको पॉश इलाका बना दिया जाएगा, जिससे हम लोग कहते हैं गेटेड सोसाइटी के बारे में। तो गेटेड समुदाय बना दिया जाता है उस इलाके में। ये जो भेदभाव होता है ये भारत में आज भी बना हुआ है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण आरोप लगाया किसने, डिसूजा साहब ने। उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्तियों को अवैध करार दिया जाता है, ठीक है, और गरीबों को शहरी विकास से बाहर कर दिया जाता है। यानी जिस इलाके में वो रहते हैं, गरीब आदमी रहता है जो उसे महंगे मकान नहीं खरीद सकता, तो शहरों में जॉब के लिए आया था, मकान तो उसके पास है नहीं, तो जहां पर भी वो अपनी कुटिया बनाकर रहता है, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता है, उस इलाके को आप तुरंत अवैध घोषित करते हो और उसको डेवलपमेंट के नाम पर उनको बाहर कर देते हो। तो ये कैसा भेदभाव है कि डेवलपमेंट केवल समाज के उच्च वर्गों का ही हो रहा है शहरीकरण के नाम पर। यानी आज भी समाज का दलित वर्ग या गरीब वर्ग उस शहरीकरण से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? इसके अलावा अर्बन बाइस की कॉन्सेप्ट दिया किसने, डिसूजा साहब ने कॉन्सेप्ट दिया है अर्बन बाइस। अर्बन बाइस का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। उन्होंने ये कहा कि भारतीय लोकतंत्र और नीति निर्माता जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं शहरी जो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे हैं। कैसे? नीतियां कुछ चुने हुए शहरों की आबादी के लिए बनाई गई हैं। आज भी कोई पॉलिसी बनती है, कोई डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले पॉश इलाकों में होता है, सबसे पहले सारी सुविधाएं पॉश इलाकों को मिलती हैं। कोई भी नई चीज बनती है पॉश इलाकों में डेवलपमेंट पहले होता है, जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर वो पिछड़ा इलाका है तो जहां ट्रैफिक है, गंदगी है, वहां ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमेशा जहां कम लोग आबादी रहती है, जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, सारी सुविधाएं सबसे पहले वहीं पहुंचाई जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि शहरी नीति निर्माता क्या है, गरीबों को शामिल किए बिना ही शहरी विकास का टिकाऊ विकास चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आप समाज के गरीब वर्ग को शहरों से निकालकर शहरों को डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपको उनको शहरी विकास में जोड़ना पड़ेगा, सहभागी बनाना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता होती है कि गरीबों को हटाकर, झुग्गियों को हटाकर शहरों का विकास किया जाए, इसी को कहा गया है अर्बन बाइस। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? डिसूजा साहब का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण अवधारणा दी है, वो है सोशल कल्चरल मार्जिनलिटी की अवधारणा। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है याद रखिए इस टॉपिक से। तो सोशल कल्चरल मार्जिनलिटी की जो मार्जिनलिटी की अवधारणा जो दी है वो क्या है, इसको समझते हैं। 1979 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल का नाम क्या था? सोशल कल्चरल मार्जिनलिटी, ए थ्योरी ऑफ अर्बन स्लम एंड पॉवर्टी इन इंडिया। अब ये पूरा एक आर्टिकल था, याद रखिएगा। इस आर्टिकल को 1979 में लिखा था और इसी में सामाजिक सांस्कृतिक हाशियाकरण, ठीक है, उसकी अवधारणा का हिंदी अनुवाद है, कभी कभी हिंदी में आ जाता है, याद रखिए, सामाजिक सांस्कृतिक हाशियाकरण कहते हैं। इस अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? वीएस डिसूजा साहब ने प्रस्तुत किया। यह अवधारणा क्या कहती है? यह अवधारणा यह कहती है कि शहरी गरीब और स्लम निवासी जो होते हैं, याद रखिए, वो केवल आर्थिक रूप से नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, पिछड़े हैं। तो जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो आर्थिक रूप से गरीब नहीं है, पैसे में तो गरीब है ही अपने आप में, लेकिन साथ ही साथ वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार भी है। यही कारण है कि उन्हें वो समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता है। यानी जो व्यक्ति झुग्गी में रह रहा है वो गरीब है इसलिए नहीं रह रहा है, वो गरीब होने के साथ साथ दलित भी है, पिछड़ा भी है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव का शिकार भी हो रहा है और वो आर्थिक रूप शोषण का शिकार भी हो रहा है। यानी दोहरा शोषण झेलना पड़ रहा है उस व्यक्ति को और उसे समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया जाता है। यही है सामाजिक सांस्कृतिक हाशियाकरण की अवधारणा, यही समझाने का प्रयास करती है।
ठीक है। उसे सामाजिक मान्यता, भागीदारी और संसाधनों तक उसकी पहुंच को सीमित कर दिया जाता है, यानी उसके आगे बढ़ने के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। वो विकास की भूमिका में, शहर के विकास में जो योगदान देना चाहिए उस योगदान से भी बाहर है। शहरी विकास का जो लाभ उसे मिलना चाहिए उस लाभ से भी वो बाहर है। यही कारण है कि मुख्य धारा से उसको बाहर कर दिया। यानी ऐसा अर्बनाइजेशन किया गया है जहां गरीब आदमी को कुछ मिलेगा ही नहीं। यानी वो केवल उसका शोषण होगा, उसके श्रम का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन उसके श्रम के इस्तेमाल के बदले में उसे उस विकास में कोई योगदान नहीं मिलेगा। ठीक है। यही कारण है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आप देखिए झुग्गी में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद भी लोग उसी झुग्गी में बैठे हुए हैं। वो झुग्गी से पक्के घरों तक पहुंच ही नहीं पाए। हो सकता है उनके माता पिता ने कई सारे बिल्डरों की बिल्डिंगों में घर बनाए होंगे, मेहनत की होगी, श्रम किया होगा माता पिता ने, पूरे परिवार ने, लेकिन आज भी वो दूसरी तीसरी पीढ़ी भी झुग्गी में ही रह रही है, क्योंकि उन्हें हमेशा मुख्य धारा से बाहर रखा गया, उन्हें संसाधनों से, भागीदारी से, मान्यताओं से दूर रखा गया। ठीक है। जो जानी जिस शहर के विकास में उन्हें योगदान दिया, उसी शहर ने उनको क्या कर दिया, विकास से बाहर रखा हुआ है। यही है सामाजिक सांस्कृतिक हाशिएकरण की अवधारणा। ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिकांश लोग गरीब स्लम में रहते हैं, अधिकांश स्लम निवासी गरीब हैं। अब ये स्टेटमेंट है अपने आप में, याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि शहरों में अधिकांश गरीब कहाँ रहते हैं, स्लम में, यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं। और जो गंदी बस्तियों में रहते हैं वो ज्यादातर क्या है, सब गरीब हैं। यानी दोनों का संबंध है, सापेक्ष संबंध है, यानी गरीबी स्लम से और स्लम गरीबी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में शहरीकरण का फायदा किसको मिल रहा है, यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है डिसूजा साहब का। ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्रम जो स्लम एरिया है, जो गंदी बस्तियां हैं, वो भौतिक स्थान नहीं है। ये मत सोचिए कि एक इलाका है नदी किनारे का, नाले के किनारे का, या झुग्गी बस्ती है। वो केवल एरिया मात्र नहीं है, वो उस इलाके की पूरी सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है, क्योंकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहना पड़ेगा, उन्हें उसी हाशिए में रखा जाएगा। वो केवल आस्था ही नहीं है कि वो इनके लिए मकान बन जाएगा तो झुग्गी खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे उसी इलाके में ही पनपते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप कभी उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाने देंगे। यही कारण है कि जो स्लम एरिया है वो केवल एक स्थान विशेष नहीं है शहर का, वो नाले के इलाके की जमीन नहीं है, वो पूरा एक सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश है, और इसी माहौल में उनको रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। यही अध्ययन सब कहता है डिसूजा साहब का। ठीक है। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण कहा कि शहरी योजनाएं जो बनती हैं वो शहरी के नागरिकों के लिए बनती हैं, याद रखिए। और जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं इन्हें क्या कह दिया जाता है, इन्हें अवैध घुसपैठिया कहकर शहरी के मास्टर प्लान से, शहरों की नियोजन से बाहर कर दिया जाता है। जितनी भी शहरों की अर्बन मास्टर प्लान बनते हैं, इन मास्टर प्लान में झुग्गी के लिए कोई स्थान नहीं होता, बस झुग्गियों को हटाने की बात होती है कि झुग्गियों को हटाया जाएगा। तो झुग्गियों को निष्कासन की योजना तो बनती है मास्टर प्लान में, लेकिन झुग्गियों में रहने वालों के लिए कोई प्लान नहीं बनता। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है डिसूजा साहब का, जो उनके अपने अध्ययन में भरकर सामने आता है। इसके अलावा डिसूजा साहब ने 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई हैं, 3 विशिष्ट प्रकार की विशेषता बताई हैं किसी भी स्लम इलाके में। तो स्लम जो इलाका होता है या गंदी बस्ती का जो इलाका होता है, वहां पर 3 प्रकार के संगठन स्थापित होते हैं। पहला जातिगत समूह, दूसरा रोजगार नेटवर्क, और तीसरा होता है सह निर्भरता आधारित रिश्ते। ये 3 प्रकार के, एक प्रकार की संस्था या 3 प्रकार का समूह निर्मित हो जाते हैं गंदी बस्तियों में, स्लम एरिया में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है डिसूजा साहब के अनुसार या वीएस डिसूजा के अनुसार गंदी बस्तियों में कितने प्रकार के संगठन निर्मित होते हैं। 3 प्रकार के समूह या संगठन निर्मित हो जाते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा राज्य की भूमिका की क्या बात करते हैं भाई। अब जो शहरी डेवलपमेंट हो रहा है या श्रम एरिया का सुधार नहीं हो रहा है, या हम देखते हैं कि भाई सांस्कृतिक हाशियाकरण देखने को मिलता है, हमें समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा से दूर करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में राज्य कर क्या रहा है, स्टेट यानी सरकार कर क्या रही है, तो उसकी आलोचना करते हैं कौन, आपके वीएस डिसूजा साहब। उनका कहना यह है कि शहरी गरीबों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, और वोट बैंक के चलते। अभी हाल ही में देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में बड़े पैमाने पर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। यानी पहले जब वोट बैंक की राज चल रहा था, चुनाव था 6 महीने पहले, कुंभ मेले के समय, या तक ये नतीजे आए थे उस समय, तो ये कहा जा रहा था कि आपकी झुग्गियों को पक्के मकान में तब्दील करके देंगे, ठीक है, हमें वोट दो। तो जब उनका वोट मिल गया तो आज उन्हीं की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। यानी शहरी गरीबों को केवल राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया होता है। ये 1972 की अपनी स्टडी में बताया था किसने, वीएस डिसूजा साहब ने। क्योंकि शहरी गरीबों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब स्थायी नीति बनती है, ठीक है, पॉलिसी बनाई जाती है, तो उन्हें भागीदार नहीं बनाया जाता। स्लम का पुनर्वास करने की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो असफल क्यों होती है, क्योंकि वो पुनर्वास की नहीं है, वो केवल स्लम एरिया को खत्म करने की योजनाएं होती हैं, वो केवल निष्कासन से जुड़ी योजनाएं होती हैं। तो राज्य यही करता है,
राज समाज के शहरों के गरीब वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों का केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते केवल इस्तेमाल करता है, ठीक है, और इस्तेमाल करके उनको छोड़ देता है। और शहरी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वो समाज के उच्च वर्ग के संदर्भ में सोचता है, उच्च वर्ग के लिए सोचना शुरू करता है। इसी कारण राज्य की भूमिका की आलोचना करी है किसने? डिसूजा साहब ने। इसलिए वो कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग हैं, गंदी बस्तियों में रहने वाले जो वर्ग हैं शहरीकरण के चलते, उन्हें वो पूर्ण नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं होता। ये किसका स्टेटमेंट है? डिसूजा साहब का स्टेटमेंट है। यानी राज्य की भूमिका सभी नागरिकों के लिए बराबर होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, नागरिक राज्य समाज के उच्च वर्ग के लिए, संपन्न वर्ग के लिए, ठीक है, और जो एलिट क्लास है, समाज का पैसे वाला वर्ग है, पॉश इलाकों में रहने वाला वर्ग है, जो महंगे मकानों में रहने वाला वर्ग है, राज्य केवल उनके कल्याण के बारे में सोचता है। समाज का वो गरीब वर्ग जिसको वोट बैंक की राजनीति के रूप में देखा गया, समाज उसको, राज्य उसको अलग करता है, यहाँ तक कि उसको पूर्ण नागरिक का दर्जा भी दे देता। यानी उन्हें अवैध घुसपैठिया कहा जाता है, उन्हें एक प्रकार से कहा जाता है कि ये गरीब हैं, ठीक है, गंदी बस्तियां अपराधों का अड्डा होता है। यानी आपने उसका इस्तेमाल किया वोट बैंक के समय तो वो आपको नागरिक बन जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति के चलते आपके मतदाता बन जाते हैं, आप झुग्गियों में जाके खाना खाने लगते हैं, घरों में जाकर, ठीक है, उनको भाई कहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, आप उनको घुसपैठिया कहने लगते हैं, वो आपके लिए अपराधी बन जाते हैं, अपराधियों का अड्डा बन जाते हैं, सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ बन जाती हैं, वो झुग्गियां बस्ती है, वो गरीब वर्ग। यही सबसे महत्वपूर्ण आलोचक माना है किसने? आपके डिसूजा साहब ने, कि राज्य की भूमिका काफी नकारात्मक है इस संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा उन्हें एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि गरीब शहर में रहते हैं लेकिन शहर उनके लिए नहीं बना है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये डिसूजा साहब का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने अपने स्टडी में उभर कर सामने, अपना स्टडी में, अपने शोध पत्र में उल्लेखित किया कि गरीब शहर में रहते हैं लेकिन शहर, याद रखिए, उनके लिए नहीं है। वो केवल शहर में आते हैं रोजगार की तलाश में, तो शहर उनका पूरा शोषण करता है, उनके श्रम का इस्तेमाल तो करेगा, ठीक है। बहुत से लोग होंगे जो 20-25 सालों से शहरों में रह रहे हैं, जिन्होंने कई सारी इमारतों में अपना योगदान दिया होगा, मेहनत की होगी, सड़क बनाने से लेकर आधारभूत ढांचे बनाने में, लेकिन आज भी वो अपने किराए के मकान में किसी झुग्गी में रह रहे होंगे, आज भी उनके पास मकान नहीं होगा। भले उन्हें हजारों इमारतें बनाई होंगी, हजारों इमारतों में ईंट ढोई होगी, रेत ढोई होगी, सीमेंट ढोया होगा, छत डाली होगी, चुनाई की होगी, लेकिन आज भी उनके पास में अपना खुद का मकान नहीं है, क्योंकि गरीब शहर में रहते हैं, शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। ये किसका स्टेटमेंट है? डिसूजा साहब का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो शहरी अध्ययन के साथ साथ समाज में जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है समाज का, हमारे भारतीय समाज का जो एसटी क्लास है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसके विषय में भी अध्ययन किया। उन्होंने अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, याद रखिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अर्बनाइजेशन इन पंजाब। तो पंजाब के इलाकों में जो अनुसूचित जाति वर्ग है, इस पर स्टडी करी 1975 में, और चेंजिंग स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ये नाम से शोध पत्र जारी किया। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां जो हैं, इनका नीतिगत बहिष्कार की शिकार रही हैं, ठीक है। पॉलिसी बनाकर देखा जाए तो उनको योजनाबद्ध तरीके से इनका बहिष्कार किया गया है। अभी तक तो सदियों से इनके साथ जातिगत भेदभाव का शिकार किया गया, या जातिगत भेदभाव के नाम पर, हीन भावना के नाम पर इनके साथ भेदभाव किया गया। अब तो पूरी पॉलिसी बनाकर नीतिगत बहिष्कार किया जाता है, किसका? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, ठीक है। तो इसमें डिसूजा साहब ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो विकास नीतियां बनती हैं, उन विकास नीतियों में इन समुदायों को केवल एक प्रकार से क्या देखा जाता है कि थोड़ा बहुत होता है ना कि बस छिटक के कुछ मिल गया तो अच्छी बात है, रेता का सोचना नहीं है। यानी विकास की पूरी योजना में आज भी समाज का उच्च वर्ग, समाज की उच्च जातियों पर ही फोकस किया जाता है, जिनकी आबादी काफी सीमित है, और समाज की जो पिछड़ा वर्ग है, जो जनजाति वर्ग है, ट्राइब्स है, दलित वर्ग है, ठीक है, उसे नीतिगत पॉलिसी बनाकर उसे मुख्य धारा पे भार करने की कोशिश की जाती है, हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जाती है। ये स्टडी कहां पर की? 1975 में की। आज आप देखिए, पंजाब में हरित क्रांति हुई, हरियाणा में बड़े पैमाने पर हरित क्रांति का लाभ मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला। हरित क्रांति के चलते उस इलाकों में समाज की जो उच्च जातियां थी, जो जमींदार वर्ग था, जो बड़े किसान थे, उनको खूब फायदा मिला, और जो गरीब किसान थे, दलित किसान थे, उस हरित क्रांति से पिछड़े रह गए। यानी जिस इलाके में सारे किसानों को फायदा मिल रहा है, उस इलाके में दलित किसान और पिछड़े किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। वो आज भी वो श्रमिक के रूप में ही कार्यरत है, इतने सालों बाद भी। 50 साल से 60 साल से अधिक का समय हो चुका हरित क्रांति का। हरित क्रांति के बावजूद भी जो हरित क्रांति का फायदा हुआ, वो उच्च वर्ग और उच्च जाति के किसानों को मिला। यही कारण है कि पॉलिसी ऐसी बनाई गई ताकि वो समाज का जो दलित वर्ग है, जनजाति वर्ग है, उस पॉलिसी का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, उसका लाभ ले ही नहीं पाता। ये अपने अध्ययन में समझाने का प्रयास किया डिसूजा साहब ने।
ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जनजातीय वर्गों को एक और महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है विस्थापन। बड़े पैमाने पर विकास योजनाएं, डैम बनते हैं, खनन होता है, फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है और इनके बेसिस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग को विस्थापन के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब आप अखबारों में सुनते हैं कि बड़े न्यूज में सुनते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बना, लेकिन सबसे ऊंचा बांध बना बड़ा अच्छा लगाते हैं लोग, स्टेटस पे लगाते हैं और भारत सुपर पावर बन रहा है, लेकिन उस बांध के कारण कितने हजारों लोगों को वहां से पलायन किया गया, क्या उनका पुनर्वास हुआ? उनके पुनर्वास पे जो मुद्दा है किसी ने उठाया? क्या उनके जो घर जमीनें छीनी गई बांध बनाने के लिए, तो क्या बराबरी का जमीन उनको दी गई? इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। यही है सबसे बड़ी समस्या और इसी को उठाया है किसने? डिसूजा साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है इन्हें एक योजनाबद्ध तरीके से बहिष्कृत किया गया है, इन्हें शिक्षा से बहिष्कृत किया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं से बहिष्कृत किया गया है, रोजगार के अवसरों से बहिष्कृत किया गया है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से बहिष्कृत किया गया है। यानी हर एक सेक्टर में इनको एक प्रकार से अलग कर लेके हाशिए में धकेलने की कोशिश की गई है। जब आप जनजातियों की भाषा में ना रखकर आप अंग्रेजी या हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, समाज का वो दलित वर्ग जो अपनी स्थानीय भाषा को जानता है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पर जिसकी पकड़ है, उसको जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश करोगे, अंग्रेजी थोपने की कोशिश करोगे, तो समाज की मुख्यधारा से अपने बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो क्षेत्रीय भाषा है। तो आप क्षेत्रीय भाषा को कमजोर कर कर धीरे धीरे उन्हें इतना कमजोर कर देते हैं कि वो केवल लेबर बन के रह जाएं, वो कभी मालिक ना बन पाए, वो कभी शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप योजना ही ऐसी बनाते हैं, समाज का जो वर्ग है वो हाशिए पर है, वो उसको और हाशिए पर धकेल दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। याद रखिएगा, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आपने योजनाएं बनाई भी हैं, तो योजनाएं केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। याद रखिएगा, सीमित नहीं है। आपने ये देखा कि इनको कितना प्रतिशत आरक्षण देना है। अरे भाई, 10%, 13%, 27% जो भी आरक्षण दे रहे हैं, उस आरक्षण का फायदा उन तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग को आरक्षण मिलता है, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है, सीके जनजाति एसटी एसटी का आरक्षण लागू होता है, लेकिन आप धीरे धीरे सरकारी नौकरियों को ही सीमित करते जा रहे हैं, तो आरक्षण का फायदा मिलेगा कहां पर? अगर कॉलेज प्राइवेटाइज कॉलेज होते जाएंगे, सरकारी कॉलेज खुलेंगे ही नहीं, सरकारी विद्यालय ओपन ही नहीं होंगे, तो आरक्षण का फायदा कहां मिल जाएगा? स्वाभाविक सी बात है। यही समझाने का प्रयास किया, ठीक है, किसने? डिसूजा साहब ने। जनजातियों का अध्ययन, अनुसूचित जनजाति वर्ग का अध्ययन किया, जो पंजाब में अध्ययन करने के दौरान अपने निष्कर्ष पर यहाँ पर ये पहुंचे। आज आप देखिए, सरकारी नौकरियां सीमित होती जा रही हैं। भाई, स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में और 100 पोस्टें निकलती हैं। अब 100 पोस्टों पे, ठीक है, आरक्षण का फायदा मिल भी रहा है तो 10 या 12 पोस्टें, तो हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं 10-12 पोस्टों के लिए, जबकि खाली पड़ी 1000 पोस्टें, लेकिन आप वैकेंसी निकालेंगे केवल 100 पोस्ट पर, फिर आप कह रहे हैं देखो हमने आरक्षण का फायदा दिया हुआ है। देखिए, आरक्षण का फायदा मिल कहां रहा है? 10 या 12 पोस्टों से क्या हो जाएगा? पूरे वर्ग का क्या फायदा मिल जाएगा? ये है, तो आपने तरीका ही ऐसा बना लिया है, योजनाबद्ध तरीके से आप समाज के दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को मुख्य धारा से धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक जो बचा हुआ कुचा सरकारी नौकरियां हैं या आगे बढ़ने के अवसर हैं, ठीक है, जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आपने उस परिवर्तन से भी धीरे धीरे उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही समझाने का प्रयास किया डिसूजा साहब ने। ठीक है। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि राज्य की एक भूमिका होती है, वो होती है विकास में और आधुनिकीकरण में। देखिए, राज्य अपनी इस भूमिका को किस प्रकार से निभा रहा है? केवल समाज के उच्च वर्ग के संदर्भ में निभा रहा है, अभिजात वर्ग के संदर्भ में निभा रहा है, क्योंकि विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर जनजातियों की पहचान, परंपरा और स्वायत्तता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज आप देखिए, चार धाम यात्रा है, देखिए उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के नाम पर उसको और बेहतर बनाने के लिए 4 लेन 6 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी जो स्थानीय जनजातियां रहती हैं उस इलाकों में, ठीक है, उनका पलायन हो रहा है, वो कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, उनकी संस्कृति खत्म हो रही है, उनकी परंपराएं खत्म हो रही हैं, उनके घर सूने पड़े हुए हैं, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, और आप चाहते हो कि दिल्ली से डायरेक्ट सीधा व्यक्ति सीधा आपके केदारनाथ पहुंच जाए, बाय सीधा सीधा अपनी कार से। तो उस कार से दिल्ली वाले व्यक्ति को, जो संपन्न है, जो रोजगार प्राप्त है, जिसके पास आय के साधन है, उस व्यक्ति को आप सीधा चार धाम की यात्रा, ठीक है, अपनी कार से करके आ जाए, बाइक से करके आ जाए, 4 लेन सड़क बन जाए, ठीक है, 12 महीने सड़कें चलती रहें, उसके लिए आप उस इलाके की संस्कृति, उस इलाके के विकास के नाम पर उसकी इलाके की संस्कृति, वहां की पूरा कल्चर जो आप समाप्त कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है।
ठीक है, यही समझाने का प्रयास किया कि वहां से लोकल संस्कृति स्वायत्तता क्या होती जा रही है, कमजोर पड़ती जा रही है। एक महत्वपूर्ण शब्द होता है ना कि हम समाज में मुख्य धारा में ला रहे हैं, तो मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर क्या हो रहा है, आप सांस्कृतिक डाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। तो एक समय के बाद ये होगा कि धीरे धीरे उस इलाकों में वो वेस्टर्न कल्चर पहुंच जाएगा, वहां पे भी आपके KFC और मैकडोनल्ड और सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो जो उत्तराखंड का भोजन है, उत्तराखंड का कल्चर है, उत्तराखंड के पेय पदार्थ है, उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो साग सब्जियां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी, क्योंकि केवल 6 लेन सड़क नहीं पहुंचेगी, उस सड़क के चलते पश्चिमी संस्कृति पहुंचेगी, शहरी कल्चर पहुंचेगा, उत्तराखंड की उस इलाके की पूरी संस्कृति को दूषित कर देगा। आज आप देखते हैं कि भाई बड़े पैमाने पर आप देखिए ड्रग्स पहुंच रहा है, शराब पहुंचेगी। एक समय जो देवभूमि है वो देवभूमि ना होकर टूरिस्ट स्पॉट बन के रह जाएगी, क्योंकि स्थानीय क्या होगी, मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पर आप लोकल कल्चर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जानने का प्रयास किया BS डिसूजा साहब के विचारों को। इस टॉपिक से BS डिसूजा साहब से संबंधित बहुत कम शब्दावली, बहुत कम मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है, इसलिए ऐसी किताबों से बचिए जो केवल डिसूजा साहब ऊपर लिखते हैं BS डिसूजा साहब और अंदर कुछ भी भरना शुरू कर देते हैं। कम से कम या तो स्टडी अच्छे से करिए, इग्नू के नोट्स अच्छे से पढ़िए कम से कम, या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स अच्छे से पढ़िए। भले ही एक एक नोट्स उनका 500 पेज का होता है, लेकिन बिना पढ़े आप ऐसे टॉपिक्स को केवल किताब पढ़ के चले जाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अच्छे शहरी अर्बनाइजेशन के बारे में या शहरों के बारे में, शहरीकरण के विषय में डिसूजा साहब का क्या दृष्टिकोण है, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के संदर्भ में उनकी क्या अप्रोच है, ये जरूर जानिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे एक नए विचारक के साथ। राजस्थान PSC के अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पूरा मटेरियल, पूरा स्टडी नोट्स, पूरे वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस सभी कुछ उपलब्ध होगा। तो अभी भी 6 महीने का समय बचा है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऐसे नहीं है कि कोर्स पूरा होते ही लेक्चर बंद हो जाएंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। भले ही हमें चीजें रिपीट करनी पड़े, नई नई चीजें पढ़ानी पड़े, नए नए पेपर सॉल्व कराने पड़े, ठीक है, लेकिन आपकी क्लासेस चलती ही रहेंगी। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।